नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं ट्रांसफार्मर के बारे में। ट्रांसफार्मर क्या होता है? तो देखिए, ट्रांसफार्मर ट्रांसफार्मर एक ऐसा स्टैटिक डिवाइस है। स्टैटिक डिवाइस क्यों? क्योंकि इसमें कोई रोटेटिंग पार्ट नहीं होता, इसलिए ट्रांसफार्मर एक ऐसा स्टैटिक डिवाइस है जो पावर और फ्रीक्वेंसी को बिना चेंज किए हुए वोल्टेज को स्टेप अप अथवा स्टेप डाउन करता है। मतलब वोल्टेज को बढ़ाता अथवा वोल्टेज को घटाता है, उसी को ट्रांसफार्मर कहते हैं। ट्रांसफार्मर में कोई रोटेटिंग पार्ट नहीं होती है। जो ट्रांसफार्मर होता है, इंपोर्टेंट पॉइंट्स इससे कुछ जो एग्जामों में पूछता है, फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं करता है। फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं करता है, नो चेंज, ये लिखिए। फ्रीक्वेंसी नो चेंज, फ्रीक्वेंसी नो चेंज। और पावर भी, जो पावर होगी ना, पावर, अच्छा, पावर भी तीन प्रकार से होता है। तो कौन पावर? तो ऑपरेंट पावर। ऑपरेंट पावर भी नो चेंज, ऑपरेंट पावर चेंज नहीं होता है। अच्छा, ऑपरेंट पावर क्या होता है? तो देख लीजिए, एक पावर ट्रेंगल होता है। इसको हम लोग कहते हैं एक्टिव पावर, इसको कहते हैं रिएक्टिव पावर, और ये जो होता है यही होता है ऑपरेंट पावर। तो एक्टिव पावर जो होता है ना, इसका रीडिंग वाटेज में दी जाती है। जो रिएक्टिव पावर होता है VAR में दी जाती है। जो ऑपरेंट पावर होगा या वोल्ट एम्पियर में दिया जाता है, वोल्ट और एम्पियर। लेकिन ज्यादा रेटिंग करने के लिए किलो वोल्ट ले लेते हैं, किलो वोल्ट एम्पियर। तो जो ट्रांसफार्मर की रेटिंग होगी, ट्रांसफार्मर की रेटिंग केवीए में दी जाती है। ट्रांसफार्मर की रेटिंग किस में दी जाती है? केवीए में दी जाती है। अच्छा, केवीए में क्यों दी जाती है? ट्रांसफार्मर की रेटिंग केवीए में क्यों दी जाती है? क्योंकि क्योंकि जो ट्रांसफार्मर होगा ना बाबू, ट्रांसफार्मर ट्रांसफार्मर केवीए में देने से, क्योंकि केवीए जो पावर होता है, इसमें रजिस्टिव और इंडक्टिव और कैपेसिटिव दोनों लोड शामिल है। तो ट्रांसफार्मर पर लोड दी जाने वाली रजिस्टिव लोड है कि इंडक्टिव लोड है कि कैपेसिटिव लोड है, पता नहीं होता है। लोड पता नहीं होता है, इसलिए ट्रांसफार्मर की डिजाइन केवीए में की जाती है कि आप कोई भी लोड लगाइए, उनसे तो प्रभाव नहीं। रजिस्टिव से एक्टिव प्रभाव होता है और इंडक्टिव चाहे कैपेसिटिव से ये प्रभाव होता है, जबकि केवीए में दोनों शामिल होता है। वैसे भी जानते हैं कि दोनों जो कोण होता है, लंब और आधार, दोनों के योग के बराबर होते हैं, माने ये दोनों इसमें शामिल होते हैं। तो केवीए जो पावर होता है ना, केवीए, इसमें दोनों पावर शामिल होते हैं, इसलिए ट्रांसफार्मर की डिजाइन केवीए में की जाती है। अच्छा, जो ट्रांसफार्मर होता है, ट्रांसफार्मर में रोटेटिंग पार्ट तो है नहीं। जब रोटेटिंग पार्ट है नहीं तो मैकेनिकल लॉसेस होगा नहीं। मैकेनिकल लॉसेस नहीं होगा तो इसकी जो इफिशियंसी होगी ज्यादा होगी। सबसे ज्यादा ट्रांसफार्मर की इफिशियंसी होती है, वो भी 90 से 95% के आसपास होता है। अब ऑप्शन में देख लेंगे, अगर ऑप्शन में 98% भी दे दे रहा है तो 98% भी हम लोग लगा लेंगे। तो ट्रांसफार्मर की इफिशियंसी 90 से 95% तक होती है। ट्रांसफार्मर की इफिशियंसी सबसे ज्यादा होता है। अच्छा, जो ट्रांसफार्मर होता है, ट्रांसफार्मर क्या चेंज करता है? तो वोल्टेज को, वोल्ट, अच्छा, वो भी वोल्टेज, कौन वोल्टेज? तो एसी सप्लाई में। डीसी पर ट्रांसफार्मर काम नहीं करता है, क्योंकि डीसी की फ्रीक्वेंसी नहीं होता है, जीरो होता है। तो ट्रांसफार्मर जो एसी सप्लाई होती है, इसकी वोल्टेज को स्टेप अप अथवा स्टेप डाउन करता है। तो ट्रांसफार्मर क्या काम करता है? तो वोल्टेज को चेंज करता है, स्टेप अप और स्टेप डाउन करता है। तो रही यह चीज ट्रांसफार्मर से इंपोर्टेंट पॉइंट। ट्रांसफार्मर जो होता है, इसका जो मेन पार्ट है, मेन पार्ट एग्जाम में पूछता है कि किसका बना होता है, किसका कौन सा काम होता है। तो इन्हीं आज के इस वीडियो में मेन टॉपिक पर हम चर्चा करने वाले कि कंजर्वेटर टैंक होता क्या है, ब्रीदर क्या होता है, मेन टैंक क्या होता है, रिएक्टर क्या होता है, या मेन टैंक है या रेडिएटर है, थर्मोमीटर, ऑयल गेज, बूसिंग, ये सब क्या होते हैं, इन्हीं के बारे में हम चर्चा करेंगे आगे। और यह तो इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपके एग्जाम में पूछेगा। अच्छा, और एक चीज ना कि ट्रांसफार्मर जो होगा वो किस सिद्धांत पर कार्य करता है। तो हम लोग जानते हैं कि जो ट्रांसफार्मर होता है वो म्यूचुअल इंडक्टेंस के सिद्धांत पर कार्य करता है। ट्रांसफार्मर कैसे काम करता है? तो म्यूचुअल इंडक्टेंस, म्यूचुअल इंडक्टेंस। अच्छा, म्यूचुअल इंडक्टेंस का हिंदी क्या होता है? तो अन्योन्य प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। अन्योन्य प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। देखिए, जो यह ट्रांसफार्मर है, यही अन्योन्य प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। अच्छा जी, तो इसका हम पहले वर्किंग प्रिंसिपल बता दें कि जो ट्रांसफार्मर होगी, ट्रांसफार्मर कोर से बना होता है। अभी हम कोर के बारे में भी बताने वाले हैं। तो इस पर बाइंडिंग करते हैं हम लोग, एक इधर से बाइंडिंग करते हैं। तो देखिए, जिधर आप सप्लाई देंगे यह प्राइमरी बाइंडिंग होगी, और जिधर लोड से आप कनेक्ट करेंगे वह सेकेंडरी बाइंडिंग होगी। मान लीजिए लोड से इधर अटैच करेंगे तो यह सेकेंडरी बाइंडिंग, और इधर सप्लाई देंगे तो यह प्राइमरी बाइंडिंग। अब जैसे एसी सप्लाई इसको देंगे, एसी सप्लाई देने से क्या होगा? एसी सप्लाई जो होता है अल्टरनेटिव नेचर का होता है। फ्लक्स अल्टरनेटिव नेचर का मतलब कि कभी मान ज्यादा होगा करंट का, कभी कम होगा, कभी ज्यादा कभी कम। तो जो फ्लक्स भी बनेगी एसी सप्लाई से, जो फ्लक्स बनेगी यह भी कभी ज्यादा कभी कम बनेगी। तो फ्लक्स चेंज हो रहा है, यही फ्लक्स कोर की सहायता से यहाँ सेकेंडरी पर जा रहा है। यहाँ जो फ्लक्स बन रहा है वह फ्लक्स सेकेंडरी पर जा रहा है। तो हम लोग जानते हैं कि जो फ्लक्स है वह चेंजिंग नेचर का है, क्वाइल को कट कर रहा है। यहाँ से क्या, यहाँ से लोड जुड़ा रहता है, इसलिए सेकेंडरी बाइंडिंग है वो। तो अब देखिए, जो फैराडे का नियम था, ई बराबर ई टू बराबर एन डेल्टा फाई अपन डेल्टा टी।
तो फ्लक्स परिवर्तन की दर एक प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न करता है। तो यहाँ फ्लक्स में परिवर्तन हो रहा है क्योंकि एसी करंट वाला फ्लक्स आ रहा है, तो यहाँ फ्लक्स में परिवर्तन हो रहा है, इसलिए यहाँ पर इस कॉइल में एक वोल्टेज उत्पन्न होगी जिसको हम लोग कहते हैं E2। इसका जो टर्न होगा इसको कहते हैं N2। यहाँ पर भी जो हम एसी सप्लाई से जोड़े हैं, एसी सप्लाई दिए हैं, तो यहाँ पर भी तो फ्लक्स में परिवर्तन हो रहा है, तो यहाँ पर भी एक वोल्टेज बनेगा, इसको कहते हैं E1, और इसका जो टर्न होगा इसको कहेंगे हम लोग N1 टर्न। तो E1 जो है यह भी इंड्यूस वोल्टेज है, E2 जो है यह भी इंड्यूस वोल्टेज है। सेकेंडरी साइड चाहे लोड साइड पर जो वोल्टेज है इसको E2 कहेंगे, और इसका जो टर्न होगा N2 कहेंगे। अच्छा, जो वोल्टेज इंड्यूस हो रहा है वो फैराडे के नियम से हो रहा है क्योंकि फ्लक्स में परिवर्तन हो रहा है, इसीलिए एसी पर। डीसी सप्लाई होता तो फ्रीक्वेंसी जीरो, फ्लक्स चेंज नहीं करता, इसलिए वोल्टेज बढ़ नहीं पाता, तो डीसी पर इसको प्रयोग नहीं करते हैं। फिर आगे कि जो वोल्टेज इंड्यूस हो रहा है इसका मान कितना होता है, तो इसका मान होता है ना बाबू 4.44 फाई एफ और एन होता है, लेकिन अगर E2 वोल्टेज है तो इसके टर्न पर निर्भर करेगा, तो यहाँ रहेगा N2। अगर E1 होता है, E1 यहाँ पर वोल्टेज कितना इंड्यूस हो रहा है, तो 4.44 फाई एफ और N1, क्योंकि E1 है तो N1 इसके टर्न पर निर्भर करता है, क्योंकि फैराडे साहब ये खुद बताए थे कि जो इंड्यूस ईएमएफ होगी वो टर्न पर निर्भर करेगी, टर्न ज्यादा तो वोल्टेज ज्यादा। अब यहाँ से देखिए N1 को इसके बटा में करिए, तो E1 बटा में N1 अब बराबर क्या है 4.44 फाई एफ है, और यहाँ से N2 को इसके बटा में करिए, तो क्या निकल कर आ रहा है E2 बटा में N2। अब बराबर क्या बच रहा है, तो 4.44 फाई एफ। तो अब एक चीज देखिए, यहाँ भी 4.44 फाई एफ और यहाँ भी 4.44 फाई एफ, जब दोनों साइड बराबर है तो यह भी दोनों बराबर हो जाएंगे, तो लिख दीजिए इसको E1 बटा में N1, अब बराबर इसको भी लिख दीजिए E2 बटा में N2। यहाँ से ना N1 को ऊपर और E2 अच्छा है, इसको यहाँ और इसको यहाँ भेज दीजिए। देखिए यह जब यहाँ जाएगा तो क्या हो जाएगा N2 बटा में है N1, अब बराबर यह यहाँ गया और इसको यहाँ बुला दीजिए, तो E2 पहले से है, अब बटा में क्या जाएगा E1 आ जाएगा। तो यह बहुत इंपोर्टेंट एक फॉर्मूला है जो आप जानते रहिएगा कि N2 बटा में N1 बराबर E2 बटा में E1। मतलब यहाँ हम लिख दे रहे हैं, क्या लिख रहे हैं अभी, E2 बटा में E1 बराबर N2 बटा में N1। अब वैसे भी हम लोग जानते हैं कि जो इंड्यूस ईएमएफ होगी टर्न के अनुक्रमानुपाती होते हैं, तो E2 वोल्टेज N2 के, E1 वोल्टेज N1 के, लेकिन जो धारा बनता है ना बाबू वो इसके उल्टा, अगर N2 है तो I1 और यहाँ N1 है तो यहाँ I2, मतलब धारा जो होगा उल्टा होगा, I1 बटा में I2 होगा धारा यहाँ पे। अच्छा क्यों, क्योंकि जब वोल्टेज बढ़ेगा तो धारा कम होगा ना, इसलिए उल्टा है, यहाँ वोल्टेज बढ़ेगी तो यहाँ जो धारा है इसलिए उल्टा है, क्योंकि वोल्टेज धारा उल्टा है। जो ऑपरेंट पावर होगी इसकी केवीए में तो ऑपरेंट पावर कांस्टेंट होना चाहिए ना, तो जब वोल्टेज बढ़ाएंगे तो धारा कम होगी, माने वोल्टेज बढ़ रहा है तो धारा कम हो रहा है, उल्टा का संबंध है, इसलिए वोल्टेज और धारा में उल्टा का संबंध है। जो यह लिखे हैं फॉर्मूला बहुत इंपोर्टेंट है, इससे क्वेश्चन बनता है, और इसी को हम लोग क्या कहते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो, जिसे के से डिनोट करते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो के से डिनोट करते हैं। अब के का मान एक भी हो सकता है, एक से ज्यादा भी और एक से कम भी। कैसे, जब टर्न का मान ज्यादा रहेगा, आप खुद देखिए टर्न का मान N1 से ज्यादा रहेगा, N1 से N2 ज्यादा, तो एक से ज्यादा आएगा ना मान, तो के का मान एक से ज्यादा कब आएगा, जब N2 ज्यादा रहेगा N1 से N2 टर्न ज्यादा रहेगी तो वोल्टेज ज्यादा आएगा यहाँ पे, इसलिए इसको हम लोग कहते हैं स्टेप अप ट्रांसफार्मर। के का मान एक से ज्यादा, तो इसको क्या कहेंगे भाव, स्टेप अप ट्रांसफार्मर। स्टेप अप ट्रांसफार्मर मतलब जो वोल्टेज को बढ़ाए, टर्न यहाँ पर ज्यादा रहेगी तो वोल्टेज को ज्यादा देगा, इससे अगर टर्न ज्यादा है तो वोल्टेज ज्यादा देगा, तो स्टेप अप ट्रांसफार्मर। अब आगे देखिए, जब के का मान एक से कम होगा, एक से कम कब होगा के का मान एक से कम, क्योंकि जब N2 N1 से कम होगा, माने N1 टर्न ज्यादा रहेगी, N2 टर्न अगर कम है, N2 टर्न जब कम रहेगा तो वोल्टेज कम बनेगा, तो इसलिए स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। तो जब एक से कम आएगा तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। और जब के का मान एक आता है, एक भी तो आ सकता है, तो एक कब आएगा, जब दोनों तरफ का टर्न बराबर रहेगा, जब टर्न बराबर रहेगा के का मान एक, तो इसको कहते हैं आइसोलेशन ट्रांसफार्मर, इसको कहते हैं आइसोलेशन ट्रांसफार्मर, आइसोलेशन ट्रांसफार्मर, आइसोलेशन ट्रांसफार्मर। आइसोलेशन ट्रांसफार्मर जब टर्न रेशियो एक, ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो एक रहेगा, एक से कम रहेगा तो स्टेप डाउन, एक से ज्यादा रहेगा तो स्टेप अप। आप खुद समझ सकते हैं, इससे इसका टर्न ज्यादा तो स्टेप अप, इससे इसका टर्न कम तो वोल्टेज कम तो स्टेप डाउन। तो स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर वोल्टेज को कम करता है और स्टेप अप ट्रांसफार्मर वोल्टेज को बढ़ाता है। इंपोर्टेंट जानकारी था, यह म्यूचुअल इंडक्टेंस के सिद्धांत पर कार्य करता है। और देखिए यह इलेक्ट्रिकली कनेक्टेड नहीं होता है, मैग्नेटिकली कनेक्टेड है। इलेक्ट्रिकली कनेक्टेड मतलब यह प्राइमरी वाइंडिंग है या सेकेंडरी वाइंडिंग है,
तो इससे वायर से संबंध तो है नहीं, यहाँ मैग्नेटिक फील्ड बन रहा है और मैग्नेटिक फील्ड लाइन से यहाँ बन रही है, तो यह मैग्नेटिकली कनेक्टेड है, इलेक्ट्रिकली कनेक्टेड नहीं है। तो यह भी क्वेश्चन पूछता है कि ट्रांसफार्मर का रेजिस्टेंस कितना होता है, इलेक्ट्रिकली रेजिस्टेंस कितना होता है, तो अनंत होता है, क्योंकि इलेक्ट्रिकली कनेक्टेड नहीं होते हैं। यह तो मैग्नेटिकली कनेक्टेड है, इलेक्ट्रिकली कनेक्टेड नहीं होता है ट्रांसफार्मर। प्राइमरी और सेकेंडरी वाइंडिंग के बीच प्रतिरोध का मान अनंत होता है, क्योंकि इलेक्ट्रिकली कनेक्टेड नहीं है। अब चलिए आगे पढ़ लेते हैं ना कि ट्रांसफार्मर कितने टाइप्स के होते हैं। तो ट्रांसफार्मर बहुत प्रकार के होते हैं, कोर के डिजाइन पर डिजाइन की जाती है। जैसे ट्रांसफार्मर एक तो होता है पावर ट्रांसफार्मर और एक होता है डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर। डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर, तो देखिए जो पावर ट्रांसफार्मर होगा यह सब स्टेशन पर लगता है, क्योंकि बिजली 11 केवी में बनाई जाती है और उसको 765 केवी में भेजा जाता है। तो स्टेप अप की जाती है, मतलब वोल्टेज को बढ़ाई जाती है। तो स्टेशन पर जो ट्रांसफार्मर लगती है पावर ट्रांसफार्मर लगती है। और डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर जो गांव गली गुच्ची में जो ट्रांसफार्मर लगता है ना, वोल्टेज को डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है गांव घरों में, टिबुलो वालों को, कंपनी वालों को, तो वहां पर जो लगता है डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर। तो ट्रांसफार्मर दो प्रकार के होते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर की इफिशियंसी तब मैक्सिमम होगी जब इस पर लोड 60% के आसपास रहेगा, लेकिन पावर ट्रांसफार्मर पर इफिशियंसी हाई तब होगा जब पावर ट्रांसफार्मर फुल लोड पर रहेगा। फिर आगे दिया है इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर। तो इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर कितने प्रकार का होता है, तो दो प्रकार का, एक करंट ट्रांसफार्मर और एक पोटेंशियल ट्रांसफार्मर। करंट ट्रांसफार्मर को सीटी कहते हैं, पोटेंशियल ट्रांसफार्मर को पीटी कहते हैं। पीटी क्या करता है, वोल्टेज को मापता है, हाई वोल्टेज को मेजर करता है पीटी, और करंट ट्रांसफार्मर हाई करंट को मेजर करता है। जो सीटी होता है यह स्टेप अप ट्रांसफार्मर की तरह बिहेवियर करता है, और जो पीटी होता है स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर की तरह बिहेवियर करता है, जो हाई अमाउंट में वोल्टेज मेजर करता है और यह हाई अमाउंट में करंट मेजर करता है। यह दोनों के दोनों इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर है। कई बार पूछता है क्वेश्चन कि निम्न में कौन इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर है, तो आप जानते रहिएगा। फिर एक ऑटो ट्रांसफार्मर आता है। ऑटो ट्रांसफार्मर एक ऐसा ट्रांसफार्मर है जो इलेक्ट्रिकली भी कनेक्टेड होता है, मैग्नेटिकली के साथ साथ इलेक्ट्रिकली भी कनेक्टेड होता है। इसमें एक ही बाइंडिंग होती है, उसी में प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों ली जाती है, जो कि आगे हम पढ़ लेंगे इसको, ऑटो ट्रांसफार्मर को। फिर ऑटो ट्रांसफार्मर का प्रयोग रेगुलेटर में भी प्रयोग किया जाता है। फिर बेस्ड ऑन वर्किंग, वर्किंग के आधार पर दो प्रकार, वर्किंग चाहे वोल्टेज बोल सकते हैं, वोल्टेज के आधार पर ट्रांसफार्मर दो प्रकार से था। कौन, तो स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर जो वोल्टेज को कम करे, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। एक था स्टेप अप ट्रांसफार्मर जो वोल्टेज को बढ़ाए, स्टेप अप में ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो 1 से ज्यादा और स्टेप डाउन में ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो 1 से कम। तो स्टेप डाउन जो वोल्टेज कम करे, स्टेप जो वोल्टेज को बढ़ाए। अच्छा, एक टर्न रेशियो आता है, तो जो टर्न रेशियो होता है उसको ए से डिनोट करते हैं, और ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो के उल्टा होता है। टर्न रेशियो ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो का उल्टा होता है, जानते रहिएगा आप। माने टर्न रेशियो के लिए फार्मूला अगर कोई पूछ दे तो हम लोग कहेंगे E1 बटा में E2 बराबर V1 बटा में V2 बराबर I2 बटा में I1, जबकि ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो इसका उल्टा था, वो E2 बटा में E1 था। अच्छा, और आगे बेस्ड ऑन कंस्ट्रक्शन, कंस्ट्रक्शन के आधार पर, कोर का कंस्ट्रक्शन के आधार पर जो होता है तीन प्रकार से होता है, कोर टाइप ट्रांसफार्मर, सेल टाइप ट्रांसफार्मर और बैरी टाइप ट्रांसफार्मर। तो कोर के आधार पर था। और फ्रीक्वेंसी के आधार पर ना सबसे अच्छा जो होता है ट्रांसफार्मर फेराइट ट्रांसफार्मर, फेराइट ट्रांसफार्मर, फेराइट ट्रांसफार्मर। जो फेराइट कोर टाइप ट्रांसफार्मर होते हैं हाई फ्रीक्वेंसी पर प्रयोग किए जाते हैं। कहां प्रयोग किए जाते हैं, हाई फ्रीक्वेंसी पर। क्वेश्चन पूछता है तो हाई फ्रीक्वेंसी पर किस प्रकार के ट्रांसफार्मर का प्रयोग किया जाता है, तो फेराइट कोर का प्रयोग हाई फ्रीक्वेंसी पर किया जाता है। चलिए आगे चलते हैं। जो आगे टॉपिक है कि इनके पार्ट को समझ लेते हैं, जो ट्रांसफार्मर के पार्ट होते हैं उनको समझ लेते हैं। तो जो ट्रांसफार्मर के पार्ट होते हैं, तो पहला जो हम लिए हैं कोर को लिए हैं। क्वेश्चन बनता है तो पहली बात तो ये पूछता है कि जो ट्रांसफार्मर के कोर होते हैं वह लेमिनेटेड के होते हैं और स्टील के बनाए जाते हैं, स्टील सिलिकॉन स्टील के बनाए जाते हैं। सिलिकॉन स्टील के इसलिए क्योंकि हिस्टेरेसिस लॉसेस कम हो, कोर में हिस्टेरेसिस लॉसेस कम करने के लिए सिलिकॉन मेटल का प्रयोग किया जाता है। कोर सॉफ्ट आयरन दे देगा, सॉफ्ट आयरन नहीं देगा तो सिलिकॉन स्टील देगा, सिलिकॉन स्टील नहीं देगा तो हाई अमाउंट में ट्रांसफार्मर पूछता है तो सीआरजीओ का बनाया जाता है, सीआरजीओ कोर बनाया जाता है सीआरजीओ का। इसका फुल फॉर्म होता है कोल्ड रोल्ड ग्रेन ओरिएंटेड स्टील, स्टील भी होता है इसमें। तो क्या कोल्ड रोल्ड ग्रेन ओरिएंटेड स्टील कोर बनाई जाती है। कोर किसका बना रहता है, तो कोल्ड रोल्ड ग्रेन ओरिएंटेड स्टील का, जो कि हाई रेटिंग के ट्रांसफार्मर में बनाई जाती है। नॉर्मली सिलिकॉन स्टील चाहे आयरन कोर का लेमिनेटेड किया जाता है, क्योंकि ईडी करंट लॉसेस कम करने के लिए लेमिनेटेड किया जाता है। कोर होता है जो कि ई शेप में और आई शेप में होता है, और नहीं तो यहाँ देखिए एल शेप में, एक यहाँ से ये और यहाँ से ये, तो एल शेप में चाहे यू और आई शेप में भी डिजाइन की जाती है कोर को। यह कोर हो गया, कोर पर हम लोग बाइंडिंग करते हैं।
और सिलिकॉन स्टील जैसे लेमिनेटेड से ईडी करंट लॉसेस कम होती है, ईडी करंट लॉसेस कम होती है। और सिलिकॉन मटेरियल से क्या होता है, सिलिकॉन मटेरियल का भी जो कोर होता है ना, सिलिकॉन मटेरियल मिलाई जाती है, तो सिलिकॉन का प्रयोग करने से क्या होगा, हिस्टेरिसिस लॉसेस कम होगी। हिस्टेरिसिस लॉसेस कम करने के लिए सिलिकॉन और लेमिनेटेड करने के लिए ईडी करें। जो लेमिनेटेड की जाती है तो इसकी मोटाई कितनी रखी जाती है, तो इसकी मोटाई 0.35 mm से 0.35 mm से 0.5 mm तक, इस कोर की मोटाई 0.35 mm से 0.5 mm तक रखी जाती है। यह भी क्वेश्चन पूछता है। आते हैं आगे, जो अगला है कि प्राइमरी बाइंडिंग और सेकेंडरी बाइंडिंग। देखिए जिधर आप पहले तो बाइंडिंग करते हैं किस पर, तब कोर पर बाइंडिंग करते हैं। अब कोर जो होता है उस पर लेदेराइट का पेपर लगाकर उसके बाद ऊपर बाइंडिंग करते हैं। जो बाइंडिंग करते हैं वह कॉपर वायर का करते हैं। जो कॉपर वायर होनी चाहिए, इंसुलेटेड कॉपर वायर होनी चाहिए। पूछता है कि बाइंडिंग किस प्रकार के वायर से की जाती है, देता है ऑप्शन कॉपर वायर, दूसरा ऑप्शन देता है सुपर इनेमल्ड कॉपर वायर, तो यही ऑप्शन लगाएंगे सुपर इनेमल्ड कॉपर वायर। इनेमल्ड का मतलब कॉपर वायर पर ऊपर से एक लेप हो, उसको सुपर इनेमल्ड कॉपर वायर कहते हैं। तो सुपर इनेमल्ड कॉपर वायर से बाइंडिंग की जाती है। अगर सुपर इनेमल्ड कॉपर वायर नहीं दिया है तो केवल कॉपर वायर भी दिया है तो लगा देंगे, माने कॉपर वायर का बाइंडिंग की जाती है जिस पर इंसुलेटेड होता है। अब जिधर सप्लाई देंगे वह प्राइमरी बाइंडिंग, और जिधर लोड से अटैच करेंगे उसको हम लोग सेकेंडरी बाइंडिंग कहते हैं, जो कि बाइंडिंग था प्राइमरी और सेकेंडरी साइड हमेशा लोड से जुड़ा रहता है। आगे जो है कंजर्वेटर टैंक, देखिए यही है कंजर्वेटर टैंक। कंजर्वेटर जो टैंक होता है ना बाबू, इसमें ऑयल भरा होता है। देखिए यहाँ पर जो ये ट्रांसफार्मर लगा है यह पावर ट्रांसफार्मर है, क्योंकि फैन इस पर रेडिएटर जो होता है ना उस पर फैन लगा रहता है, तो समझ लेते हैं कि पावर ट्रांसफार्मर है, हाई रेटिंग की होगी। जो इसकी कोर होगी कोल्ड रोल ग्रेन ओरिएंटेड स्टील की बनी होगी। अच्छा जी, तो जो कंजर्वेटर टैंक होगा इसमें आयल भरा होता है, और यह आयल आधा ही भरा होता है। कंजर्वेटर टैंक में जो आयल भरा रहता है ना, आयल आधा ही भरा रहता है। क्यों? क्योंकि ट्रांसफार्मर जो मेन टैंक होगा, इसमें ट्रांसफार्मर में जब हीट बनेगी तो ट्रांसफार्मर का आयल का आयतन बढ़ता है। जब ट्रांसफार्मर का आयल का आयतन बढ़ेगा तो इस कंजर्वेटर टैंक में जगह रहेगा, तभी तो आयतन बढ़ेगा, तो थोड़ा अटैच करेगा, तो आयतन बढ़ता है, इसलिए थोड़ा जगह खाली रखी जाती है। अच्छा, जब ट्रांसफार्मर के अंदर तेल की कमी होती है तो कंजर्वेटर टैंक से आयल पुनः वापिस आ जाती है। अच्छा, तब आधा दूरी क्या रहता है, तो आधा दूरी ना ताजी हवा रहती है जिसमें नमी न रहे। कंजर्वेटर टैंक आधा ही आयल रहता है, आधा वायु से भरा रहता है। अब इस वायु जो होनी चाहिए इसमें नमी नहीं होनी चाहिए, नहीं तो शॉर्ट सर्किट कराने लगेगा। इंसुलेटेड मटेरियल होनी चाहिए ना अंदर, तो ताजी हवा के लिए क्या, जो ब्रीदर, कंजर्वेटर टैंक से देखिए यहाँ पर ब्रीदर जुड़ा है, तो कंजर्वेटर टैंक से ब्रीदर जुड़ा रहता है। कंजर्वेटर टैंक से ब्रीदर होता है, ब्रीदर मतलब ब्रीदरिंग मतलब सांस लेना, तो जो ब्रीदर होता है यही हवा अंदर यहाँ पर फुल करता है। जो कंजर्वेटर टैंक है उसको पूर्ण रूप से भरा रहता है, तो हवा जो जाएगी इस हवा में नमी भी होती है, तो नमी न रहे इसी ब्रीदर के अंदर सिलिका जेल होता है। सिलिका जेल, और सिलिका जेल ही जो होता है कि नमी को सोख लेता है और ताजी हवा को कंजर्वेटर टैंक में आधा दूरी जो बचा है उसमें भर देता है, सिलिका जेल। तो सिलिका जेल के भी आगे बारे में है। कंजर्वेटर टैंक क्या था, तो तेल की कमी और होती है तो देता है, और तेल जब ज्यादा होता है तो अपने अंदर ले लेता है, कंजर्वेटर टैंक। अच्छा, अब आगे आता है एक बुकोज रिले क्या होता है। देखिए यहाँ पर जो लगा है ना, इसको हम लोग कहते हैं बुकोज रिले। जो बुकोज रिले होता है कंजर्वेटर टैंक और मेन टैंक के बीच में लगाई जाती है। यह इंटरनल फॉल्ट से बचाता है। पूछता है कि बुकोज रिले का कार्य क्या है, तो इंटरनल जो फॉल्ट होती है उससे सुरक्षा प्रदान करता है बुकोज रिले, इंटरनल फॉल्ट से। इसके अंदर दो फ्लोट होते हैं, एक ऐसे रहता है एक ऐसे। जब प्रेशर बढ़ेगा ना तो यह दोनों फ्लोट आपस में संपर्क हो जाएगा, यह अलार्म से अटैच रहती है, अलार्म बजने लगेगा तो हम लोग समझ जाते हैं कि ट्रांसफार्मर में आंतरिक कुछ न कुछ फॉल्ट आ गया है, जिससे सप्लाई कट कर देते हैं और ट्रांसफार्मर को बचा लेते हैं। तो यह सुरक्षा प्रदान करता है, आंतरिक फॉल्ट से बुकोज रिले सुरक्षा प्रदान करता है। यह कंजर्वेटर टैंक और मेन टैंक के ठीक बीच में लगा रहता है। देखिए यहाँ देख सकते हैं, यही है क्या, बुकोज रिले, जिसको हम लोग फिट करते हैं यहाँ पर। फिर आगे बुकोज रिले के बाद आगे देखिए ये फ्लोट रोला है, देखिए एक यहाँ फ्लोट और एक यहाँ फ्लोट लगा रहता है। बुकोज रिले के आंतरिक पार्ट है, यहाँ दिया है ना टू कंजर्वेटर, कंजर्वेटर से अटैच करेंगे, यहाँ मेन टैंक से अटैच कर देंगे, तो दोनों फ्लोट है जो संपर्क कर देंगे। ये जो है ना यह और यह दोनों फ्लोट आपस में संपर्क करेंगे तो अलार्म बजने लगेगी। फिर आगे है मेन टैंक, देखिए यही मेन टैंक। मेन टैंक कुछ नहीं होता है, मेन टैंक बस एक ड्रम टाइप का होता है, इसी में बाइंडिंग रखते हैं और आयल से भर देते हैं, और मेन टैंक ट्रांसफार्मर को सुरक्षा प्रदान करता है। तो मेन टैंक है मिल्ड स्टील का यह बना होता है। आगे ब्रीदर, जो अभी हम बताए थे ना कि जो मेन टैंक है उसी से क्या होता है, ब्रीदर जुड़ा रहता है। यह ब्रीदर है, इसी के रास्ते से कंजर्वेटर टैंक में हवा जाती है। तो जो ब्रीदर होता है अगर नमी को सोख लिया है तो पिंक कलर का रहेगा,
नमी सोख लिया है तो पिंक कलर का रहेगा। अगर अच्छा है अभी अभी न्यू कंडीशन में सिलिका जेल है तो यह ब्लू कलर का होगा। तो देखिए यहाँ पर ब्लू कलर का दिखाई देता है, यह अभी अच्छा है। और यह क्या है कि यह नमी को सोख लिया है। तो पूछता है कि सिलिका जेल अगर खराब हो गया है तो उसका कलर कैसा होता है, तो पिंक कलर का। अगर अच्छा कंडीशन में है सिलिका जेल, नमी को अभी सोख सकता है तो ब्लू कलर का होता है सिलिका जेल, जो कि हवा को अंदर भेजता है, ब्रीदर से हवा अंदर, ताजी हवा नमी को सोखने के बाद हवा अंदर जाता है। आगे एक्सप्लोजन वेंट देखिए यहाँ पर ये दिया है ना, जो मेन टैंक है, मेन टैंक से एक्सप्लोजन वेंट होते हैं डायाफ्राम। इसका जो लेयर होगा वह डायाफ्राम का बना होता है। और क्या करता है, यह भी एक सेफ्टी डिवाइस है। एक्सप्लोजन वेंट जो होता है यह सेफ्टी डिवाइस है। जब ट्रांसफार्मर के अंदर हीट बनेगी, प्रेशर बनेगा, तो प्रेशर बहुत ज्यादा जब बन जाएगा तो ये जो डायाफ्राम का वाल्व होगा यही फट जाता है और ट्रांसफार्मर के अंदर से जो प्रेशर होगा है बाहर रिलीज हो जाता है। चाहे आयल ऑयल भी इसी की सहायता से बाहर गिर जाता है। तो ट्रांसफार्मर को सुरक्षा प्रदान करने के लिए डायाफ्राम का वाल्व लगा रहता है, जो कि एक्सप्लोजन वेंट में लगा रहता है। इसमें भी आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ये लगा हुआ है। एक्सप्लोजन वेंट एक सुरक्षा प्रदान करने के लिए लगाया जाता है प्रेशर से। फिर आगे ट्रांसफार्मर आयल, देखिए ना यह ट्रांसफार्मर, देखिए आयल यहाँ पर देखिए, आपको अगर दिखाई दे रहा होगा तो यहाँ बाइंडिंग है, बाइंडिंग में ऑयल भरा हुआ है। तो आयल क्या करता है, मेन टैंक और बाइंडिंग में इंसुलेटेड का रास्ता प्रोवाइड कराता है जो आयल होता है। जो आयल होता है ना, इसकी डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ जो होगी, डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ, जो डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ होगी यह कितना होता है, तो 33 किलो वोल्ट होता है, 33,000 वोल्ट, 33 केवी प्रति एमई आयल का डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ होता है। यह इंसुलेटेड प्रदान करता है और कूलिंग भी प्रोवाइड कराता है। ट्रांसफार्मर के बाइंडिंग हीट होगी, सबसे ज्यादा ट्रांसफार्मर के अंदर जो चीज हीट बनता है वो बाइंडिंग हीट होता है। तो बाइंडिंग को कूलिंग प्रदान करने के लिए ट्रांसफार्मर आयल का प्रयोग किया जाता है। जो ट्रांसफार्मर आयल होगा वह नेफ्था आयल कहा जाता है, चाहे मिनरल आयल कहा जाता है। तो मिनरल आयल चाहे क्या कहते हैं, सिंथेटिक आयल, मिनरल आयल, चाहे नेफ्था आयल कह दीजिए इसको, या वनस्पति तेल से ट्रांसफार्मर आयल बनाई जाती है, जो कि इंसुलेटेड प्रोवाइड कराता है और कूलिंग का भी प्रदान करता है। जो अच्छा होगा देख लीजिए, इसका कलर ऐसा होगा। और बेड कलर होगा, मतलब जब बेकार आयल होगा तो इसका कलर कुछ ऐसा होगा। और ज्यादा बेकार हो जाएगा तो और जर जाएगा तो इसका कलर और पुअर हो जाएगा। अच्छा कंडीशन में एकदम फ्रेश रहता है ट्रांसफार्मर आयल। फिर आगे बूसिंग का कार्य क्या है, देखिए यही बूसिंग है। बूसिंग क्या करते हैं ना, हाई वोल्टेज साइड बूसिंग की साइज भी ज्यादा होता है और लो वोल्टेज साइड बूसिंग की साइज भी कम होता है। तो जब सप्लाई से हम लोग जोड़ते हैं ना, तो हाई वोल्टेज साइड बूसिंग की, जब जैसे लो वोल्टेज साइड देखिए छोटा है बूसिंग, हाई वोल्टेज साइड बड़ा है बूसिंग। तो सप्लाई ट्रांसफार्मर को दी जाती है तो बूसिंग से, और ट्रांसफार्मर से ली जाती है तो बूसिंग से। माने बूसिंग सप्लाई लेने और देने के लिए प्रयोग किया जाता है, जो कि इंसुलेटर होता है एक प्रकार का, जो जो टैंक में करंट न फ्लो होने लगे तो सुरक्षा प्रदान करता है। इंसुलेटर का मटेरियल होता है, बूसिंग कहते हैं। बूसिंग से सप्लाई ली जाती है और सप्लाई दी जाती है। तो आज के लिए इतना ही, अब आगे मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद। अच्छा लगा हो तो कमेंट कीजिए, धन्यवाद।